हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक स्टडी। आज हम कक्षा 6 मल्हार पाठ पुस्तिका 3 जिसका नाम पहली बूंद है उसको पढ़ने जा रहे हैं। इसकी हमने पहली से ही व्याख्या का वीडियो बना चुका है, तो आप लोग उसको पहले देखकर इस क्वेश्चन आंसर वीडियो को देखिएगा तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ से मेरी समझ से, ठीक है। नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, उसके सामने तारा बनाइए। पहला प्रश्न है, कविता में नवजीवन की ले अंगड़ाई किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? यह अंकुर के लिए प्रयुक्त हुआ है। फिर अगला, नीले नैनो सा यह अंबर काली पुतली से ये जलधर में काली पुतली, ये किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ये बादल के लिए प्रयुक्त हुआ है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। ख नंबर, आप अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि आपने ये उत्तर क्यों चुने। चलिए इसके भी कारण देख लेते हैं कि हमने पहले का उत्तर अंकुर क्यों चुना और दूसरे का उत्तर बादल क्यों चुना। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो यहाँ पर आंसर है, पहले जो हमने अंकुर चुना उसका कारण देख लेते हैं। अंकुर चुनने का कारण बारिश की पहली बूंद जब सूखी धरती पर गिरती है तो बीजों को नया जीवन मिलता है और वे नींद से जागकर अंकुर के रूप में फूट पड़ते हैं। और जो हमने दूसरे का उत्तर बादल चुना था, इसका कारण देख लेते हैं। बादल चुनने का कारण कविता में नीले आसमान की तुलना नीली आंखों से की गई है। जिस प्रकार आंखों के बीच में काली पुतली होती है, उसी प्रकार नीले आसमान में तैरते हुए काले बादल पुतली के समान लग रहे हैं, ठीक है। ये आप अपनी पाठ्य पुस्तिका में लिख लीजिएगा। चलिए अगला देख लेते हैं प्रश्न, मिलकर करें मिलान। कविता में कुछ पंक्तियाँ नीचे दी गई हैं। इन पंक्तियों में कुछ शब्द रेखांकित है, दाहिनी और रेखांकित शब्दों के भावार्थ दिए गए हैं। इनका मिलान कीजिए। मतलब यहाँ पर कुछ कविता की पंक्तियाँ दी गई हैं और यहाँ पर भावार्थ दिए गए हैं, और जो यहाँ पर रेखांकित हुआ है मतलब जो अंडरलाइन हुआ है उसके भावार्थ यहाँ पर दिए गए हैं, तो उसको मिलाना है। चलिए इसका मिलान कर लेते हैं। आसमान में उड़ता सागर लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर। उड़ता सागर यहाँ पर हम बादल से मिला लेंगे, ठीक है। बजा नगाड़े को मेघ गर्जना के साथ मिला लेंगे। नीली नैनो सा यानी आकाश के साथ मिला लेंगे, और रोमावली सी यानी हरी धूप से मिला लेंगे, ठीक है। इसको कर लीजिएगा। पंक्तियों पर चर्चा। कविता में से चुनकर कुछ पंक्तियाँ नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया, अपने विचार कक्षा में अपने समूह में साझा कीजिए और अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। मतलब ये है कि यहाँ पर कुछ कविता के कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं, इनको समझना है और अर्थ लिखना है। तो चलिए इसका भी अर्थ लिख लेते हैं। तो पहला है, आसमान में उड़ता सागर लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर, बजा नगाड़े जा रहे हैं बादल धरती की तरुणाई। इसका अर्थ है, आसमान में जल से भरे हुए काले बादल ऐसे लग रहे हैं मानो पूरा समुद्र में बिजलियों के सुनहरे पंख लगाकर आकाश में उड़ रहा हो। बादलों की तेज गड़गड़ाहट सुनकर ऐसा लगता है जैसे वे नगाड़े बजाकर धरती की युवावस्था यानी हरियाली और नए जीवन को नींद से जगा रहे हैं, ठीक है। दूसरे का अर्थ देख लेते हैं। पहले उस पंक्ति को पढ़ लें। नीले नैनो सा यह अंबर काली पुतली से ये जलधर करुणा विगलित अश्रु बहाकर धरती की चीर प्यास बुझाई। अर्थ है, कवि कहते हैं कि यह नीला आकाश नीली आंखों के समान है और काले बादल उन आंखों के काली पुतलियों जैसे हैं। ऐसा लग रहा है मानो आसमान धरती के सूखेपन को देखकर दया से पिघल गया हो और बारिश रूपी आंसू बहाकर धरती की बहुत पुरानी चीर प्यास बुझा रहा हो, ठीक है। इसको भी अपनी पुस्तिका में लिख लीजिएगा। फिर अगला है, सोच विचार के लिए। कविता को एक बार फिर से पढ़िए और निम्नलिखित के बारे में पता लगाकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। तो यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इनका उत्तर हमें लिखना है। चलिए इसका भी देख लें। सोच विचार के लिए प्रश्न पहला था, बारिश की पहली बूंद से धरती का हर्ष कैसे प्रकट होता है? इसका उत्तर होगा, बारिश की पहली बूंद सूखी धरती पर अमृत के समान गिरती है। इसे पीकर सूखी और बेजान मिट्टी से हरे भरे अंकुर फूट पड़ते हैं और सूखी दूब यानी घास फिर से लहलहा कर मुस्कुराने लगती हैं और चारों ओर फैली इसी नई हरियाली के रूप में धरती का हर्ष प्रकट होता है। अगला प्रश्न है, कविता में आकाश और बादलों को किनके समान बताया गया है? कविता में नीले आकाश को नीली आंखों के समान और काले बादलों को उन आंखों की काली पुतलियों के समान बताया गया है, ठीक है। ये भी अपनी पाठ्य पुस्तक में लिख लीजिएगा। फिर अगला है, कविता की रचना। आसमान में उड़ता सागर लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर। कविता की इस पंक्ति का सामान्य अर्थ देखें तो समुद्र का आकाश में उड़ना असंभव होता है।
लेकिन जब हम इस पंक्ति का भावार्थ समझते हैं तो अर्थ इस प्रकार निकलता है, समुद्र का जल बिजलियों के सुनहरे पंख लगाकर आकाश में उड़ रहा हो। ऐसा प्रयोग न केवल कविता की सुंदरता बढ़ाते हैं बल्कि उसे आनंददायक भी बनाते हैं। इस कविता में ऐसे दृश्य को पहचानें और उन पर चर्चा करें। ठीक है, मतलब यहाँ पर बताया गया है कि कविता में कुछ ऐसे पंक्तियाँ डाल दी जाती हैं जो कि असंभव होता है, पर यह पंक्तियाँ उस कविता को अच्छा से प्रदर्शित करने के लिए डाली जाती हैं। ठीक है, इन पर कुछ कविता के ऐसे दृश्यों को चर्चा करना चाहिए, इसको भी देख लेते हैं। जैसे हमने पंक्ति उठाया, बजा नगाड़े जगा रहे हैं बादल धरती की तरुणाई। तो इसका मतलब होता है बादल की गर्जना सुनकर ऐसे अभ्यास होता है कि वे नगाड़े बजा बजा कर धरती की यौवनता का जगा रहे हो, यानी यौवन अवस्था को जगा रहे हैं। ठीक है, ये आप अपनी लिख सकते हैं पाठ्य पुस्तिका में। फिर अगला है, अंकुर फूट पड़ा धरती से नव जीवन के लिए अंगड़ाई। कविता की इस पंक्ति में फूटने का अर्थ पौधे का अंकुरण है। फूट का प्रयोग अलग अलग अर्थों में किया जाता है, जैसे फूट डालना, घड़ा फूटना आदि। अब फूट शब्द का प्रयोग ऐसे वाक्यों में कीजिए जहां इसके भिन्न भिन्न अर्थ निकलते हों, जैसे अंग्रेजों की नीति थी फूट डालो और राज करो। ठीक है, तो इसका भी और हम वाक्य लेकर आए हैं, उसको भी देख लेते हैं। पहला वाक्य है, मोहन फूट फूट कर रोया, मतलब मोहन बहुत रोया। ठीक है, ये भी एक उदाहरण हो गया। उसका तो किस्मत ही फूटा है, मतलब उसका तो किस्मत ही खराब है। उनकी दोस्ती में तो कोई फूट ही नहीं डाल सकता, यानी उनकी दोस्ती में कोई खराब नहीं कर सकता, या फिर उनकी दोस्ती के बीच कोई झगड़ा नहीं करवा सकता। ठीक है, ऐसे और बहुत वाक्य होंगे, पर हमने यहाँ पर 3 वाक्य लाए हैं, आप ये भी लिख लीजिएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, नीले नयनों सा या अंबर काली पुतली से ये जलधर। कविता की इस पंक्ति में जलधर शब्द आया है। जलधर 2 शब्द से बना है, जल और थर। इस प्रकार जलधर का शाब्दिक अर्थ हुआ जल को धारण करने वाला। बादल और समुद्र दोनों ही जल धारण करते हैं, इसलिए दोनों जलधर हैं। वाक्य के संदर्भ या प्रयोग से हम जान सकेंगे कि जलधर का अर्थ समुद्र है या बादल। शब्दकोश या इंटरनेट की सहायता से धर से मिलकर बने कुछ शब्द और उनके अर्थ ढूंढकर लिखिए। हमने कुछ शब्द लाए हैं जो धर से मिलकर बना हुआ है, तो चलिए इसको देख लेते हैं। पहला है चक्रधर, यानी चक्र को धारण करने वाला। मुरलीधर यानी मुरली को धारण करने वाला। भूमिधर यानी भूमि पर अधिकार रखने वाला। प्राणधर यानी प्राण को धारण करने वाला। ठीक है, ऐसे बहुत से शब्द बन जाएंगे, पर हमने यहाँ पर 4 शब्द लाए हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। शब्द पहेली, दिए गए शब्द जाल में प्रश्नों के उत्तर खोजें। ठीक है, यहाँ पर बॉक्स में है, बॉक्स से देखकर हमने यहाँ पर नीचे कुछ प्रश्न देखे हैं, चलिए उससे भी देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, इस प्रकार का वाद्य यंत्र का मतलब होता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो म्यूजिक में बजाए जाते हैं। नगाड़ा, यहाँ पर नगाड़ा बन जा रहा है। ठीक है, फिर है अगला प्रश्न, आँख के लिए एक अन्य शब्द नयन। यहाँ पर आप देख सकते हैं नयन बन जा रहा है। फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं, जल को धारण करने वाला जलधर। जलधर आपका यहाँ पर बन जा रहा है, जलधर। ठीक है, फिर अगला है, एक प्रकार का घास, दूब यहाँ पर बन जा रहा है। फिर अगला है, आंसू का समानार्थी, यानी आंसू का पर्यायवाची शब्द अश्रु हो गया यहाँ पर। फिर अगला है, आसमान का समानार्थी शब्द अंबर। आसमान को अंबर भी कहा जाता है, तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर अंबर भी बन जा रहा है। ठीक है, अगले प्रश्न देख लेते हैं। पाठ से आगे आपकी बात, बारिश को लेकर हर व्यक्ति का अनुभव भिन्न होता है। बारिश आने पर आपको कैसा लगता है बताइए। या आपको जो मर्जी है वो लिख सकते हैं, पर हम कुछ लिख कर लेकर आए हैं, आप चाहें तो उसे भी लिख सकते हैं। चलिए उसे भी देख लें। पहले प्रश्न का उत्तर उदाहरण के तौर पर है, आप चाहे कुछ और लिख सकते हैं। बारिश आने पर मुझे बहुत अच्छा लगता है, मौसम सुहावना हो जाता है, मिट्टी की सीधी सूधी खुशबू मन को प्रसन्न कर देती है और ठंडी हवाओं से गर्मी से बहुत राहत मिलता है। दूसरा प्रश्न है, आपको कौन सी ऋतु सबसे अधिक प्रिय लगती है?
एक उदाहरण के तौर पर है, मुझे वर्षा ऋतु सबसे अधिक प्रिय है क्योंकि इस समय चारों तरफ हरियाली छाई जाती है और पेड़ पौधे धुल कर साफ हो जाते हैं और प्रकृति बहुत सुंदर लगती है। ठीक है, अगला प्रश्न है समाचार माध्यमों से। प्रत्येक मौसम समाचार के विभिन्न माध्यमों इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट या सोशल मीडिया के प्रमुख समाचारों में रहता है। संवाददाता कभी बाढ़ तो कभी सूखे या भीषण ठंड के समाचार दिखाई देते हैं। आप सभी बन सकते हैं संवाददाता, यानी रिपोर्टर जो होते हैं, जो न्यूज़ लिखते हैं, उस पर भी समाचार बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं, उसको रिपोर्टर कहा जाता है, फिर संवाददाता। ठीक है, अत्यधिक गर्मी, सर्दी या बारिश में अपने जो स्थिति देखी है उसका आंखों देखा हाल अपनी कक्षा में प्रस्तुत कीजिए। मतलब लिखकर आपको समाचार जैसे जो लिखते हैं वैसे ही आपको यह बनाना है। ठीक है, तो मैं एक जो रिपोर्टर बोलते हैं करते हैं वो मैं एक संवाददाता लाया हूँ, उसे देख लीजिए। चाहे तो आप उसे लिख लीजिएगा, चाहे आप अपने मन से भी लिख सकते हैं। चलिए उसे देख लेते हैं। आप यहाँ से लिखिएगा न्यूज़ रिपोर्ट। शहर में लो या कहर और भीषण गर्मी। एक्टिंग कैसे करेंगे? कैमरे की ओर देखते हुए और गंभीर आवाज़ में शुरू करेंगे। ठीक है, आप संवाददाता जाए यहाँ पर अपना नाम लिख सकते हैं मोहन की जगह। ठीक है, नमस्कार, मैं हूँ मोहन और आप देख रहे हैं कक्षा न्यूज़। इस वक्त मैं खड़ा हूँ शहर के सबसे व्यस्त चौराहे जहाँ सूरज आज उगल रहा है। आसमान से बरसती इस तपिश ने जनजीवन को पूरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया है। दोपहर में अभी सिर्फ 1 बजे हैं, लेकिन सड़कों पर सन्नाटा ऐसा है जैसे कोई कर्फ्यू लगा हो। तो ये आप लिख लीजिएगा देखकर। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। सृजन नाम देना भी सृजन है। ऊपर दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए और इसका एक नाम दीजिए। ठीक है, तो इसमें तो बहुत सारी चीज़ दिख रही है। यहाँ पर दूब दिख रहा है, यहाँ पर देखिए सारी चीज़ दूब है। यहाँ पर एक छोटा सा फूल है सफ़ेद कलर का, यहाँ पर इसकी ये टहनियाँ निकली हुई हैं। ठीक है, तो हमने दूब लिखा है। जो आपको अच्छा लगे आप वो लिख सकते हैं। आप श्वेत पुष्प लिख सकते हैं, यहाँ पर जो समझ में आपको लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर दूब लिखा है। ठीक है, आप यहाँ पर दूब लिख लीजिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। इन्हें भी जाने। इस कविता में नगाड़े की ध्वनि का उल्लेख है। बजा नगाड़े जगा रहे हैं बादल धरती की तरुणाई। नगाड़ा भारत का एक पारंपरिक वाद्य यंत्र है। कुछ वाद्य यंत्र को उन पर चोट कर बजाया जाता है, जैसे ढोलक, नगाड़ा, डमरू, डफली आदि। नगाड़ा प्रायः लोक उत्सव के अवसर पर बजाया जाता है। होली जैसे लोक पर्व के अवसर पर गाए जाने वाले गीतों में इसका प्रयोग होता है। नगाड़ों को जोड़े में भी बजाया जाता है, जिसमें एक की ध्वनि पतली और दूसरे की मोटी होती है। यह बस जानने के लिए, इसमें कुछ आपको लिखना नहीं है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। खोजबीन। आपके यहाँ उत्सव में कौन से वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं, उनके बारे में जानकारी एकत्र करें और अपने समूह में उस पर चर्चा करें। तो इसका देख लेते हैं। आप जैसे कोई भी वाद्य यंत्र देख सकते हैं, किसी भी उत्सव में बजाया जाता है, उसके बारे में आप लिख सकते हैं। तो हम लाए हैं किसी वाद्य यंत्र पर, चलिए उसे देख लेते हैं। शहनाई पर लाए हैं। ठीक है, शहनाई एक प्राकृतिक खोखली तने वाली पाइप है। पाइप के ऊपर 7 छेद होते हैं और सबसे बड़ा शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान थे। ठीक है, इसके बारे में लिख दिए और शादी में बजा देता है। आइए इंद्रधनुष बनाएं। बारिश के बूंदें न केवल जीव जंतुओं को राहत पहुंचाती है, बल्कि धरती को हरा भरा भी बनाती है। कभी कभी ये बूंदें आकाश में बहुरंगी छटा बिखेरती है, जिसे इंद्रधनुष कहा जाता है। आप भी एक सुंदर इंद्रधनुष बनाइए और उस पर एक छोटा सा कविता लिखिए। इसे कोई प्यारा सा नाम भी दीजिए। ठीक है, तो ये हमारे इंद्रधनुष है। ठीक है, अब इस पर चलिए कविता लिख कर लाए हैं, चलिए उसे पढ़ लेते हैं। हमने इसको नाम दे दिया सुंदर इंद्रधनुष। देखो इंद्रधनुष है आया आसमान में, यह है छाया लाल नारंगी और पीला, हरा बैगनी और नीला, सबके मन को यह भाता, धरती पर यह क्यों नहीं आता। ठीक है, यह एक कविता की तरह मान लीजिएगा। तो इसे भी अपने पाठ्य पुस्तक में लिख लीजिएगा। चलिए अगला देख लेते हैं।
झरोखे से एक बूंद जो निकल कर बादलों की गोद से थी, अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, सोचने फिर यही मन में लगी, आह क्यों घर छोड़कर मैं यूँ बढ़ी। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने ये कविता लिखी है, एक बूंद। ठीक है, ये था हमारा पाठ पहली बूंद। इसे हमने प्रश्न उत्तर खत्म कर चुके हैं। आप सभी बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।